ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हम लोग वेज डैश प्रोजेक्शन को फिशर प्रोजेक्शन में कैसे चेंज करते हैं वो देख लेते हैं। क्योंकि अगर हमें कभी वेज डैश में आ गया और उसका हमें कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ा एब्सोल्यूट या रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, तो उसको हम लोग फिशर प्रोजेक्शन में अगर कन्वर्ट कर लें तो निकालना आसान हो जाता है। तो इसीलिए कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। तो इसके लिए दो रूल है। सबसे पहला रूल है, जो ग्रुप सॉलिड लाइन पे है, मतलब सिंगल लाइन जो लिखते हैं वेज और डैश पे नहीं है, सॉलिड लाइन पे है, उसे हम लोग वर्टिकल लाइन पे रखेंगे। जो हमारा सॉलिड लाइन पे है उसे वर्टिकल लाइन पे रखेंगे। और सेकेंड रूल है, इसके बाद वर्टिकल लाइन पे रखने के बाद अब हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन खाली रहेगा, तो हम लोग देखेंगे डैश लाइन पे जो ग्रुप है वो जिस साइड है उसी साइड रख देंगे, और उसके अपोजिट साइड पे जो वेज लाइन पे है उसे रखेंगे। जैसे एग्जांपल से देखो, एग्जांपल से मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कैरल सेंटर वाला पहला लेते हैं, COOH ग्रुप, ये सॉलिड लाइन पे है। CS3 सॉलिड लाइन पे है, दो ग्रुप हमने ले लिया। और डैश लाइन पे हम लोग यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन ले लेते हैं राइट साइड, और एक वेज लाइन पे डैश के जस्ट अपोजिट वेज होता है जो हम लोग फिशर प्रोजेक्शन में दिखाएंगे, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं OH ग्रुप। अब इसका फिशर प्रोजेक्शन में बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिशर प्रोजेक्शन का क्रॉस बनाएंगे। एक ही कैरल सेंटर है तो एक क्रॉस बनाएंगे, एक क्रॉस बना लिया। अब इस पर क्या है, COH ऊपर है, COH डाल दिया, CS3 नीचे है, CS3 रख दिया। अब देखो वेज लाइन पे क्या है, वेज लाइन पे OH है और डैश लाइन पे हाइड्रोजन है। तो हम लोग डैश को देखते हैं। डैश पे कौन है, हाइड्रोजन। किस साइड है, राइट, राइट में हाइड्रोजन। इसके जस्ट अपोजिट वेज लाइन वाला OH ग्रुप आएगा। हो गया फिशर प्रोजेक्शन। अब इससे हमें क्या करना होगा, जो कन्फिग्रेशन निकालेंगे, एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन और रिलेटिव कन्फिग्रेशन निकालना आसान होता है। ठीक है, अब दो कैरल सेंटर वाला एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं वेज लाइन पे, वेज लाइन पे क्लोरीन। एक मिथाइल ग्रुप ले लिया CS3। ठीक है, एक सॉलिड लाइन है और डैश लाइन यहाँ बच गया, डैश पे हाइड्रोजन ले लिया। ठीक है, अब इधर एक मिथाइल ग्रुप ले लिया हमने, मिथाइल CS3 ही लिख लेते हैं। और यहाँ पे वेज लाइन है, वेज लाइन पे ब्रोमीन ले लेते हैं और डैश लाइन पे हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो दो कैरल सेंटर है तो दो क्रॉस बनाएंगे, एक और दो, दो क्रॉस बनाएंगे। अब देखो क्या है, ये हमारे सॉलिड लाइन पे है मिथाइल, और नीचे वाला ग्रुप है CS3, मिथाइल ऊपर रख दे, नीचे वाला ग्रुप है हाइड्रोजन, डैश पे है, राइट साइड है तो राइट साइड हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड क्लोरीन। अब ये देखो सॉलिड लाइन आ गया, सॉलिड लाइन के नीचे CS3 है, हाइड्रोजन जो है इसमें लेफ्ट साइड है, हाइड्रोजन के जस्ट अपोजिट PR। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। एक 3 वाला ले लेते हैं, मिथाइल, ये मिथाइल है, मिथाइल को हम लोग ME भी लिखते हैं। ठीक है, ME अगर कहीं लिखा मिलेगा तो समझ जाना वो मिथाइल है। ET इथाइल है, PR प्रोपाइल है, BU ब्यूटाइल है। ठीक है, ये क्लोरीन है, डैश लाइन पे हाइड्रोजन ले लिया, सॉलिड लाइन हो गया 4 कंप्लीट इसका। ठीक है, इसका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखते हैं, इधर मान लेते हैं हम कोई दूसरा ग्रुप ले लेते हैं BR, ये डैश लाइन, एक वेज लाइन बच गया, वेज लाइन पे मान लो हाइड्रोजन ले लिया। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा कैरल सेंटर, ये वेज लाइन पे मान लो क्लोरीन ले लेते हैं, डैश लाइन पे हाइड्रोजन ले लेते हैं, और एक सॉलिड लाइन पे मिथाइल ले लिया। ठीक है, अब देखो ये मिथाइल है तो सबसे ऊपर मिथाइल आएगा। अच्छा, क्रॉस कितना बनाएंगे, 3 कैरल सेंटर है तो 1 2 3, CS3। अब क्या है इसके साथ, नीचे आ रहे हैं, नीचे पे हाइड्रोजन राइट साइड है तो लेफ़्ट साइड आ जाएगा क्लोरीन। यहाँ पे आ जाते हैं, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है लेफ़्ट साइड है तो ब्रोमीन आ जाएगा राइट साइड। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है राइट है तो क्लोरीन आ जाएगा लेफ़्ट साइड CS3। तो इस तरह से हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं वेज डैश को फिशर प्रोजेक्शन में। ठीक है, अब पिछले क्लास में हमने रिलेटिव कन्फिग्रेशन देखा था, आज हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन। तो हम लोग देख रहे हैं अब नेक्स्ट एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन। एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन को ही हम लोग RS कन्फिग्रेशन बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब जो ये एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन है जिसे हम लोग RS कन्फिग्रेशन या SR कन्फिग्रेशन भी बोल सकते हैं,
इससे हम लोग बता सकते हैं, इससे डिटेल स्टीरियोकेमिस्ट्री किसी भी मॉलिक्यूल का बता सकते हैं, कौन ग्रुप किस तरह से अरेंज है। तो किसी भी कायरल सेंटर के अबाउट जो ग्रुप है किस तरह से अरेंज है, कौन ग्रुप कहाँ पे होगा, ये हम लोग एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन से इजीली बता सकते हैं। अब एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन आर एस होता है, एक आर है एक एस है। कैसे याद रखेंगे, देखो आप CIP रूल के अकॉर्डिंग सारे मॉलिक्यूल को अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद कैसे अरेंज करेंगे CIP रूल से, वो भी मैं भी डिस्कस करूँगा। पहले बता देता हूँ आर एस क्या होता है। आर जो है रेक्टस वर्ड से लिया गया है, और रेक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर क्लॉकवाइज है तो मतलब क्या है आर, और एस जो है सिनिस्टर से लिया गया है। सिनिस्टर इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर प्रायोरिटी जो है क्लॉकवाइज आया तो आर बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज आया तो एस बोलेंगे। और इसमें जो लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वर्टिकल पे होना चाहिए। लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है हमारा कहाँ पे होना चाहिए, वर्टिकल एक्सिस पे, एट वर्टिकल एक्सिस। और अगर लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे आ जाएगा तो जस्ट उल्टा कर देंगे, फिर आर जो है एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज आर होगा, एस जो है क्लॉकवाइज होगा प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। अगर हमारा लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है, प्रायोरिटी ग्रुप ये आ जाए एट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ये अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ जाए तो आर जो है क्लॉकवाइज है, एस जो है एंटी क्लॉकवाइज है। ये तब आएगा जब हमारा लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल एक्सिस पे आए, और आर एंटी क्लॉकवाइज एस क्लॉकवाइज आएगा। ये तब आएगा जब लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आएगा। ठीक है, और ये जो प्रायोरिटी है ये हम लोग डिसाइड करते हैं CIP रूल से, जो कि हम लोग 11th में भी पढ़े थे। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ यहाँ पे, CIP रूल, कान इनगोल्ड एंड प्रेलोंग रूल, ये हम लोग 11th में पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसे दोबारा डिस्कस करेंगे। तो CIP रूल से हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं किसी भी ग्रुप का। कैसे डिसाइड करते हैं, तो इसका सबसे फर्स्ट रूल है, रूल मैं नहीं लिखूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, रूल आपको PDF में शेयर किया हुआ है। तो फर्स्ट रूल है इसका, ग्रुप विथ द फर्स्ट एटम हैविंग हायर एटॉमिक नंबर इज सीनियर। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, जिसकी फर्स्ट एटम की जो ग्रुप है उसके फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। जैसे फ्लोरीन है एक, मान लेते हैं दूसरा OH है, तीसरा मान लो अमोनिया है, चौथा मान लो मिथाइल है। तो फर्स्ट एटम देखना है, इसका फर्स्ट एटम फ्लोरीन है, इसका ऑक्सीजन है, इसका नाइट्रोजन है, इसका कार्बन है। तो किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, फ्लोरीन का ज़्यादा है तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, फिर OH की, फिर NH2 की, फिर CH3। तो जो ग्रुप है उसके फर्स्ट एटम को देखेंगे, अगर फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ये फर्स्ट रूल है। और अगर आइसोटोप आ जाए, इन केस ऑफ आइसोटोप क्या होगा, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। जैसे एक मान लो एक में ड्यूटेरियम है, दूसरे में हाइड्रोजन है, तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ड्यूटेरियम की, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले क्या देखना है हमें, जो ग्रुप है उसमें से फर्स्ट एटम कौन है जो कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट एटम की अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। अगर फर्स्ट एटम में आइसोटोप आ गया तो जिसकी एटॉमिक मास ज़्यादा है जिस आइसोटोप की, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। और अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट एटम सेम आ जाए, तो अगर फर्स्ट एटम सेम आ जाए तो हम लोग सेकेंड एटम को देखेंगे, और अगर सेकेंड एटम भी सेम आ जाए तो थर्ड देखेंगे, थर्ड भी सेम आ जाए तो फोर्थ देखेंगे। कहीं ना कहीं तो डिफरेंस होगा ही होगा, क्योंकि अगर सारा एटम सेम है तो ग्रुप सेम हो गया, और ग्रुप सेम हो गया तो कायरल सेंटर होगा ही नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो डिफरेंस होगा। तो जहाँ पे डिफरेंस होगा वहाँ पे जिस एटम की एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगी उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम लोग मिथाइल ले लेते हैं, एक इथाइल ले लेते हैं, CH2 CH3। तो फर्स्ट एटम दोनों में कार्बन है, देखो मिथाइल में भी CH3 है तो CH फर्स्ट एटम कार्बन है, इथाइल में भी देखो CH2 CH3। तो फर्स्ट एटम दोनों में कार्बन है, दोनों का फर्स्ट एटम सेम है। सेकंड एटम हाइड्रोजन ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है इसलिए इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी।
तो अगर फर्स्ट एटम का सेम आ गया, फर्स्ट एटम सेम आ गया तो हम लोग सेकेंड एटम देखेंगे। सिमिलरली सेकेंड सेम आ जाएगा तो थर्ड देखेंगे। जहाँ पे डिफरेंस आएगा वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। ठीक है। और अगर कहीं पे अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, अनसेचुरेशन है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तब हम लोग उसको हाइपोथेटिकली एक नए स्ट्रक्चर में बना के सीनियरिटी प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड CH है और CH डबल बॉन्ड CH2 है, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी? तो जैसे ट्रिपल बॉन्ड आया तो 3 बॉन्ड बना देंगे सिंगल, उसके साथ सबको लगा देंगे CH CH CH। हाइपोथेटिकल है, ये एक्चुअल नहीं है। C है, एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है तो 2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2। अब कंपेयर करो, कार्बन कार्बन सेम हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन आ गया, ये दोनों कार्बन कार्बन सेम हो रहा है, ये कार्बन ये हाइड्रोजन, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी। जो ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। जैसे एक मान लेते हैं हमारे पास एल्डिहाइड है, एक मान लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसमें तो इसे डायरेक्ट पता चल जाएगा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आएगा, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। अब हम लोग जो है इस पे एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। अब देखो हमने एक क्वेश्चन लिया है, एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लिया है। एक एल्डिहाइड है, एक कैरल सेंटर है, OH है, CH2OH है और तीसरा हाइड्रोजन है। ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? जिसकी एटॉमिक नंबर देखो कार्बन कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की है, सबसे ज़्यादा तो इसी की आएगी। अब कार्बन कार्बन सेम हो गया तो इसमें किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी? कार्बन के साथ CHO है, C डबल बॉन्ड OH, और ये क्या है CH2OH HHOH। तो ये डबल बॉन्ड है, मतलब 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन सेम हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक तो मैच करेगा, एक हाइड्रोजन है, इसको ऐसे कर लो, ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो ऐसे। ठीक है। एक हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन मैच कर गया, एक ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन मैच कर गया, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो सेकेंड प्रायोरिटी इसकी आ जाएगी, थर्ड इसकी आ जाएगी, सबसे कम इसकी फोर्थ है। तो अब क्या करना है 1 से 2 होते हुए 4 पे जाना है। तो 1 से 2 होते हुए 4 पे जाना है। ठीक है। आगे 1 से 2 होते हुए 4 पे, 1 से 2 होते हुए 4 पे आ गए तो क्या हो गया हमारे प्रायोरिटी देखो ये कौन सा क्लॉक डायरेक्शन हो गया? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या लेंगे? तो एंटी क्लॉकवाइज को R बोलेंगे, इसलिए हमने इसे R लिखना चाहिए, लेकिन इसे हम लोग क्या लिखेंगे? S। क्यों लिखेंगे? क्योंकि लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर वर्टिकल पे होता तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते? सॉरी ये R नहीं, S नहीं R होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज को R बोलते, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज को R, एंटी क्लॉकवाइज को S, और जो लिस्ट प्रायोरिटी है वो हॉरिजॉन्टल पे है इसीलिए इसे R बोलेंगे। ठीक है। अब जस्ट उल्टा दूसरा ले लेते हैं हम लोग, एक इसी का जस्ट अपोजिट ले लेते हैं, मिरर इमेज। CHO ऊपर वाला तो सेम रहेगा, CH2OH, इसको चेंज कर देते हैं, इधर H इधर OH, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये आ जाएगा। अभी डिसाइड किया था सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो 1 से 2 होते हुए 4 पे गए तो क्लॉकवाइज को R बोलते हैं, लेकिन लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है? यहाँ पे, तो इसे हम लोग बोलेंगे S। ठीक है। तो क्लॉकवाइज को R, एंटी क्लॉकवाइज को S तब बोलते हैं जब लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे हो, अगर लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे हो तो एक्सचेंज कर देंगे। अब देखो यहाँ से हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल को चेंज किया तो प्रायोरिटी चेंज हो जाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को चेंज करें, प्रायोरिटी नहीं बोलेंगे इसको, कन्फिग्रेशन। अगर हम लोग सिर्फ हॉरिजॉन्टल को चेंज करें तो कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगा, सिर्फ वर्टिकल को चेंज करेंगे तो कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगा। अगर दोनों को चेंज करेंगे तो कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होगा। जैसे देखो हमने इसमें फर्स्ट वाला का क्या आया है कन्फिग्रेशन R, और इसमें इसको चेंज कर दिया है, क्या नाम है? हॉरिजॉन्टल को, ये हमारा H है, ये OH है। अब वर्टिकल को भी चेंज कर दो तो देखो सेम वाला आ जाएगा, पहले वाला CH2OH। तो इसकी कन्फिग्रेशन प्रायोरिटी फर्स्ट, इसकी सेकंड, इसकी थर्ड, इसकी फोर्थ, 1 से 2 होते हुए 4 पे जाना है। तो ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज को क्या लिखते हैं एस, लेकिन क्या लिखेंगे आर। क्यों लिखेंगे आर? क्योंकि लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इसमें कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल पे, तो ये आर, ये भी आर। मतलब अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के ग्रुप को एक्सचेंज कर दें तो प्रायोरिटी सेम रहेगा। अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल को एक्सचेंज करें या सिर्फ वर्टिकल को एक्सचेंज करें तो क्या होगी? कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगी, आर जो है एस हो जाएगी और एस जो है आर हो जाएगी। सिमिलरली वेज डैश में आएगा तो वेज डैश को हम लोग क्या करेंगे? पहले फिशर में चेंज कर लेंगे और फिशर में चेंज करने के बाद फिर हम लोग क्या करना है? इसका कन्फिग्रेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कायरल सेंटर। कायरल सेंटर सबसे पहले किसी भी मॉलिक्यूल में होना चाहिए, उसका कन्फिग्रेशन देख लिया। अब हम लोग देखेंगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में जो सबसे पहला आता है वो आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको शॉर्ट में POS लिखते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री वो इमेजिनरी प्लेन है जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मॉलिक्यूल को जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा उसे हम लोग बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे CH3 CH3 OH H OH H। तो जो ये प्लेन है इसके ऊपर और नीचे देखो सेम ग्रुप है, तो इसे क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी मॉलिक्यूल का वो प्लेन होता है जो उस मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो उसे हम लोग बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर किसी मॉलिक्यूल में होगा तो वो मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा। इसके बाद जो दूसरा है वो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री AOS, ये क्या होता है? तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब है अगर किसी मॉलिक्यूल को 360/n, n जो है इंटीजर, डिग्री से रोटेट कर दें, 360/n डिग्री से रोटेट कर दें तो सेम टू सेम पहले वाला मॉलिक्यूल मिल जाए तो उसे बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब CN, मतलब n जो है इंटीजर होगा उसे CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर 180 से किया तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 90 से किया तो C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब 360/n एंगल से अगर रोटेट किया तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल हमें मिल जाएगा। जैसे कि हमने कल एग्जांपल दिखाया था CH3 CH3 HOH। तो इसका मिरर इमेज क्या होगा? इसका मिरर इमेज देखो, मिरर इमेज बनाए इसका तो आएगा हमारे पास CH3 CH3 OH और H, यही आएगा। तो इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्योंकि अगर इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से रोटेट कर दें तो सेम ये बन जाएगा। 180 डिग्री से रोटेट करने के बाद सेम मॉलिक्यूल आ जाएगा। पहले 90 से रोटेट करो, देखो कैसे करेंगे। 90 से रोटेट करेंगे तो क्या आएगा? जो ऊपर वाला CH3 है इधर आ जाएगा, OH नीचे आ जाएगा, नीचे वाला CH3 इधर आ जाएगा, H ऊपर आ जाएगा। 90 डिग्री से, इसको 90 डिग्री से रोटेट किया, फिर 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो जो राइट वाला CH3 है नीचे आ जाएगा, OH लेफ़्ट में आ जाएगा, लेफ़्ट वाला CH3 ऊपर, H यहाँ। तो देखो सेम ये मॉलिक्यूल आ गया, तो इसे बोलेंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, और वो कायरल मॉलिक्यूल होते हैं। तो कायरल मॉलिक्यूल के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है या सेंटर ऑफ सिमेट्री है या एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, कोई भी एक सिमेट्री है तो वो कायरल नहीं होगा। कोई भी सिमेट्री नहीं होगा तो वो कायरल होगा। तीसरा है हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होने का मतलब है उस मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा पॉइंट जहाँ से मॉलिक्यूल के सारे कॉर्नर को, सारे ग्रुप को अगर मिलाया जाए, सारे मॉलिक्यूल को अगर मिलाया जाए तो वो वही पॉइंट आएगा इंटरसेक्शन। या जो आइडेंटिकल एटम है किसी मॉलिक्यूल में अगर उसे मिलाया जाए तो सारे इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही आए। जैसे एग्जांपल से बताता हूँ, C डबल बॉन्ड C है, ये H है, ये H है, ये R है, ये R है। तो इस R से इस R को मिलाया जाए, ऐसा करता हूँ मैं, कलर चेंज करके मिलाता हूँ। इस R से इस R को मिलाएं
और इस H से इस H को मिलाएं, R से R को और H से H को अगर मिलाएं तो ये एक ही पॉइंट पे क्या करेगा, टच कर रहा है, जो पॉइंट ये सेंटर है। तो इसे ही हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री, मतलब इसमें COS एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए जो ट्रांसफॉर्म है ये ऑप्टिकल आइसोमर्स इसका शो नहीं करेगा, लेकिन सिस फॉर्म में कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। जैसे C डबल बॉन्ड C, H H R और R ले लेते हैं, ठीक है, ये R है। तो देखो इस दोनों को मिलाते हैं, ये बनेगा, इस दोनों को मिलाएंगे, कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आ रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं बोलेंगे, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। इसके बाद एक होता है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये क्या होता है वो देखते हैं अब। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम लोग बोलते हैं, जैसे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री था या C3 था, CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री था, 360/n डिग्री से रोटेट कर दें और रोटेट करने के बाद जो डायग्राम बनेगा उसका मिरर इमेज अगर ओरिजिनल डायग्राम के इक्विवेलेंट आएगा तो इसे बोलेंगे अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसे एग्जांपल के लिए एक रिंग लेते हैं हम लोग, ये रिंग है, इसमें ये हाइड्रोजन ले लिया, इधर मिथाइल ले लेते हैं, ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है। C2 एक्सिस देख रहे हैं इसको, अल्टरनेट C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 180 डिग्री रोटेशन कर रहे हैं इसको। 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो क्या रहेगा, 180 डिग्री से रोटेट किया तो ये H ऊपर आ जाएगा, मिथाइल नीचे आ जाएगा, और इधर जो है उल्टा हो जाएगा, मिथाइल ऊपर हाइड्रोजन नीचे। अब इसका रिफ्लेक्शन देखो, मिरर इमेज, रिफ्लेक्शन मिरर इमेज देखेंगे तो इसका मिरर इमेज देखोगे तो सेम पहले जैसा बन जाएगा। मिरर इमेज देखोगे तो फिर ये मिथाइल आ जाएगा, ये हाइड्रोजन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये वाला उधर, उधर वाला इधर, हाइड्रोजन मिथाइल। तो क्या आ गया, ये दोनों सेम आ गया, तो इसे हम लोग बोलेंगे इसमें अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है। तो किसी भी मॉलिक्यूल को कायरल होने के लिए उसमें कायरल सेंटर होने चाहिए और सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई भी सिमेट्री नहीं होना चाहिए।